दोस्तों, विवेक एक ऑटो चालक है। वह अपना ऑटो चलाया करता है और उसी से अपना गुजारा किया करता है। तभी एक दिन अचानक से उसे ट्रैफिक पुलिस रोक लेती है और कहती है कि तुमने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया है, तुम्हें जुर्माना भरना पड़ेगा। मदन कहता है कि मैंने कौन से ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया है, मुझे जरा बताओ। तो पुलिस वाले कहते हैं या तो जुर्माना भर या हमारे साथ थाने चल। विवेक जैसे ही थाने का नाम सुनता है तो उससे कहता है, मैं जुर्माना तो नहीं भरूंगा, मुझे उस थाने के अंदर ही तुम ले चलो। क्योंकि उस थाने के अंदर उसकी पत्नी, जिसका नाम सुनीता था, वह 2 दिन पहले ही उसकी पोस्टिंग उसी थाने में हुई थी। मदन ऑटो चलाकर उसे पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया था, तो उसे विश्वास था कि उसकी पत्नी उसकी मदद अवश्य करेगी और पूछेगी कि कौन से ट्रैफिक नियमों का तुमने उल्लंघन किया है। इसके बाद विवेक बेखौफ होकर थाने के अंदर चला जाता है। वहां पर जाने के बाद एक कुर्सी पर उसे बैठा दिया जाता है और जो डीएसपी मैडम थी वो फोन पर किसी से कह रही थी कि इस तरह से जानकारी निकालने की कोशिश मत करो, किसी को जरा सा पद क्या मिल गया, तुम सब ऐसे ही मेरे नाम को यूज करने लगे। आइंदा से मुझसे ऐसी उम्मीद मत रखना। इस तरह से फटकार वह फोन पर किसी को लगा रही थी। इसके बाद डीएसपी मैडम वहां पर आती हैं और कांस्टेबल से पूछती हैं कि इसको क्यों पकड़ कर लाए हो। इसके बाद कांस्टेबल बताता है कि इसने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया है और यह जुर्माना देने से मना कर रहा है। तब इसके बाद विवेक आशा भरी निगाहों से अपनी पत्नी की तरफ मुस्कुरा कर देख रहा था। तभी उसकी पत्नी कहती है, अगर यह जुर्माना नहीं दे रहा तो इसका ऑटो जब्त कर लो और इसको यहाँ से भगा दो। इस बात को जैसे ही विवेक अपनी पत्नी के मुख से सुनता है, वह एकदम से हैरान और परेशान हो जाता है, क्योंकि उसने अपनी पत्नी को ऑटो चलाकर पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया था और उसकी पत्नी ने आज उस ऑटो को ही बंद करने के लिए बोल दिया था। जिस ऑटो की वजह से वह डीएसपी बनी थी, आज उसी ऑटो को वह जब्त करने को कह रही थी। अब इसके बाद विवेक मायूस हो जाता है और सुनीता की तरफ मायूस भरी आंखों से देखने लगता है। उसके बाद उसकी पत्नी कांस्टेबल से कहती है, जल्द से जल्द इसे यहाँ से बाहर निकालो और इसके ऑटो को जब्त कर लो, ये कल कोर्ट जाकर अपना ऑटो छुड़वा लेगा। अब मदन सोच में पड़ जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और चेहरे पर मायूसी छा जाती है। वह धीरे धीरे अपने घर की तरफ जाने लगता है। वह रास्ते में सोचता हुआ जाता है कि जिस दिन मैंने सुनीता को पढ़ाना लिखाना चालू किया था, तो उसी दिन ये बड़ा कहा करती थी कि जब तक मैं किसी बड़ी पोस्ट को हासिल नहीं कर लूं, उतने दिन तो मेहनत कर लो, उसके बाद तुम्हें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। विवेक के घर में उसकी पत्नी और उसका एक लड़का है जिसकी उम्र 5 साल की है और विवेक की माँ, जो काफी ज्यादा बुजुर्ग हो चली है। अब भारी कदमों के साथ इन सभी बातों को सोचता हुआ वह अपने घर पहुंच जाता है और वहां पर जाकर अपनी माँ से कहता है, माँ, सुनीता तो बहुत बदल गई है, उसने तो मुझे पहचानने तक से इनकार कर दिया है और मेरा ऑटो भी जब्त कर लिया है, जिस ऑटो को चलाकर मैंने उसे डीएसपी बनाया था। अब इस बात को जैसे ही उसकी माँ सुनती है तो वह कहती है, बेटा, तुम्हें वह दिन तो याद होगा जब सुनीता की शादी तुम्हारे साथ हुई थी और उसके तीसरे चौथे दिन ही उसने बोल दिया था कि तुम लोगों ने हामी भरी है, मुझे पढ़ने लिखने का और मेरी पढ़ाई लिखाई का खर्चा तुम्ही को उठाना पड़ेगा। उस टाइम पर परिवार की हालत ठीक नहीं थी, लेकिन उस समय भी इसने हमसे जबरदस्ती की थी पढ़ाई लिखाई के लिए। अब इस बात को सोच सोच कर दोनों माँ बेटे काफी ज्यादा परेशान होते हैं। इधर जो विवेक का बेटा था वह अपनी दादी के साथ ही ज्यादा खेला करता था, क्योंकि उसकी माँ को पढ़ाई लिखाई से फुर्सत ही नहीं मिल पाती थी और इसी वजह से वह अपनी दादी से सबसे ज्यादा लाड किया करता था।
वहीं पर उसके साथ खेला कूदा करता था, उसी के साथ ज्यादातर रात को सोया करता था। जो सुनीता थी वो वहीं पर सरकारी क्वार्टर में रहा करती थी, जहां पर उसका ऑफिस था, क्योंकि ऑफिस घर से काफी दूरी पर था, तो वह उसी क्वार्टर में रहा करती थी। अब दूसरा दिन होता है। दूसरे दिन सुनीता वेट कर रही थी कि वह आएगा और कोर्ट से कागज बनवा कर ले आएगा। इसके बाद सुनीता इंतजार करती रहती है, लेकिन जो विवेक था वो ऑटो छुड़वाने के लिए नहीं जाता। यह देखकर सुनीता को बड़ा ही गुस्सा आता है। वह गुस्से से भरी हुई सीधा अपने घर जाती है और विवेक के पास जाकर देखती है कि जो उसकी सास है उसके बालों में चंपी कर रही है और विवेक वहीं पर बैठा हुआ है और विवेक का बेटा वहीं पर खेल रहा है। दोनों का किसी तरफ उसका ध्यान नहीं है। वह अच्छी तरह से खेल रहा था। वह इस बात को देखकर खामखा अपने पति और सास पर भड़क जाती है और कहती है कि तुम लोगों को बच्चे संभालने भी नहीं आते। इस तरह से बच्चे संभाले जाते हैं। अगर इसको कुछ हो जाएगा तो कौन जिम्मेदार होगा। उसके बाद विवेक अपनी पत्नी की तरफ देखता है और उससे कहता है कि यह तुम क्या कह रही हो कि बच्चे संभालने नहीं आते। अब तक यह जितना भी बड़ा हुआ है उतना माँ ने ही इसे बड़ा किया है और उन्हें अच्छी तरह से पता है कि बच्चे को किस तरह से संभाला जाता है। तुम इसके बारे में ना ही बोलो तो ही अच्छा है। अब जैसे ही विवेक के मुंह से सुनीता इस बात को सुनती है तो वह एकदम से उस पर भड़क जाती है और कहती है कि तुम ऑटो को लेने के लिए क्यों नहीं आए। मैंने सारा इंतजाम कर दिया था और तुम वहां नहीं आए। अब इस बात को सुनकर विवेक कहता है कि तुम्हें इतनी ही पड़ी थी तो तुम उस दिन थाने में ही मना कर दिया होता कि इसके ऑटो को जब्त ना किया जाए और इसने कोई भी गुनाह नहीं किया है। मैंने असलियत में भी कोई गुनाह नहीं किया था। कहीं तुम सोच रही थी कि मैं तुम्हारी वर्दी का फायदा उठा रहा हूँ। तुम असलियत को तो निकाल सकती थी, क्योंकि तुम बड़ी अधिकारी हो तो असलियत को तो तुम सामने ला ही सकती थी। अब इसके बाद सुनीता उस पर चिल्लाने लगती है और कहती है तुम गंवार हो, तुम क्या जानो कैसे ड्यूटी की जाती है और मेरे बच्चे को भी तुम अच्छी तरह से संभाल नहीं सकते हो। ऐसा कहकर वह अपने बच्चे का हाथ पकड़ती है और उसे कमरे में लेकर चली जाती है और उसका सारा सामान पैक कर लेती है और जाते हुए कहने लगती है कि मुझे अब तुम जैसे गंवारों के साथ नहीं रहना। मैं कहाँ तक अपनी बुद्धि को खराब करूंगी। तब विवेक कहता है ठीक है, अगर तुम्हें ये अच्छा लगता है तो वैसा ही करो। लेकिन उसका जो बेटा 5 साल का है वह बार बार अपनी दादी की तरफ उंगली कर रहा था और कह रहा था दादी मुझे मम्मी के साथ नहीं जाना, मुझे पापा और तुम्हारे साथ ही रहना है। क्योंकि जो सुनीता थी उसने कभी भी उसे लाड प्यार से नहीं रखा था। वह तो केवल अपनी पढ़ाई की ओर ध्यान दिया करती थी। अब इसके बाद सुनीता उसका हाथ पकड़ती है और उसको लेकर चल देती है अपने साथ उसी क्वार्टर में जहां पर वो रहा करती है। अब इसके बाद सुनीता लड़ाई करके तो वहां से चली गई थी। जब जैसे ही यह बात सुनीता के माता पिता को पता चली तो वह लोग सुनीता को काफी खरी खोटी सुनाने लगते हैं, जो कि सुनीता अपने वर्दी के घमंड में थी। इसीलिए वह कहती है तुम लोगों को मुझसे नाता रखने की कोई जरूरत नहीं है। अब इस बात को सुनकर जो उसके माँ बाप हैं वह भी उससे बात करना बंद कर देते हैं। इधर जो उसका भाई था वह भी कहता है कि बहन यह अच्छी बात नहीं है, लेकिन वर्दी के घमंड में उसको भी वह उल्टा सीधा बोल देती है। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता है। जो सुनीता है वह अपने बच्चे को घर पर ही रखा करती है और एक फुल टाइम मेड रख रखी थी बच्चे की देखभाल करने के लिए। तभी एक दिन जो उसकी मेड थी दिन में मार्केट आई हुई थी और इधर उस लड़के की दादी भी वहां पर आई हुई थी कुछ सामान को खरीदने के लिए। और जैसे ही वह 5 साल का बच्चा अपनी दादी को देखता है तो वह अपनी मेड के पास से हटकर सीधा अपनी दादी से लिपट जाता है। इधर मेड जैसे ही देखती है बच्चा कहाँ गया, वह उसे इधर उधर ढूंढने लगती है
वह दादी के पास जाता है। उसकी आंखों में आंसू थे और कहता है, दादी मुझे तुम्हारे साथ रहना है, मुझे मम्मी के पास नहीं रहना है। मम्मी तो एक गंदे अंकल के साथ रहती हैं, वह लोग मुझे कभी कभी मारते भी हैं। अब जैसे ही इस बात को उसकी दादी सुनती है तो वह कहती है कि बेटा तुम क्या कह रहे हो, मम्मी किस गंदे अंकल के साथ रहा करती हैं। तो वह बताता है कि एक गंदे से अंकल घर पर आते हैं और वो पूरा दिन मम्मी के पास रहते हैं। कभी कभी जब छुट्टी का टाइम होता है तो वो शाम को जरूर आते हैं और मम्मी और वो गंदे अंकल मुझे मारते भी हैं अगर मैं नहीं सोता हूँ तो। और उसके बाद मैं सोने का नाटक कर लेता हूँ और मम्मी और वो गंदे अंकल घंटों तक बैठकर आपस में बातें करते रहते हैं और जोर जोर से हंसते रहते हैं। इन सभी चीजों को देखकर मैं अंदर अंदर बहुत ज्यादा रोता हूँ और मुझे अब मम्मी के पास नहीं रहना है। इतनी ही देर में सुनीता की मेड भी वहां आ जाती है और उस बच्चे को बूढ़ी महिला से बात करते हुए देखकर उसका हाथ पकड़ लेती है। वह मेड उसको अपनी तरफ खींचने लगती है, लेकिन वह कहता है, मुझे मम्मी के पास नहीं रहना, मुझे दादी के पास रहना है। उसके बाद दादी उस मेड से कहती हैं, कोई बात नहीं, तू ऐसा कर, जो भी सामान तुझे खरीदना है तू खरीद ले, इतनी देर मैं इसी के साथ बैठी हुई हूँ। अब इसके बाद दादी का भी बहुत मन था कि वह अपने पोते को अपने साथ ले जाए, लेकिन वह मजबूर थी कि उस मेड ने उससे कहा था कि मेरी मालकिन ने मुझे सख्त हिदायत दी है कि ये बच्चा उनके पास नहीं जाना चाहिए। अब इस बात को सुनकर वह अपने पोते को समझाती है और कहती है कि बेटा कोई बात नहीं, तुम अभी अपनी मम्मी के पास ही रहो, हम किसी दिन तुम्हारे घर आएंगे और तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। ऐसा कहकर वो लड़के को समझा बुझाकर मेड के साथ भेज देती है और उसके बाद वह अपने घर आ जाती है। उसके दिमाग में बस यही बातें चल रही जो उस छोटे से बच्चे ने उन्हें बताई थी कि उनकी बहू इस तरह का कर्म भी कर रही है। अब यह बात वह अपने बेटे को बताना तो नहीं चाहती थी, लेकिन मजबूरन बस उन्हें बताना पड़ता है। वह अपने बेटे को पूरी कहानी बताती हैं और कहती हैं कि पोता मिला था और वो ऐसे कह रहा था कि कोई गंदे अंकल हैं और वो उसे पीटा करते हैं। और उसके बाद एक दिन छुट्टी का दिन था। छुट्टी के दिन जो विवेक है वो अपनी माँ के साथ उसके सरकारी आवास में चल देते हैं। वहां जाने के बाद जैसे ही दरवाजे की बेल को बजाते हैं, वैसे ही उसकी पत्नी जो अभी नींद में ही थी और उसने जैसे ही दरवाजा खोला वह एकदम से शॉक हो जाती है। वह एकदम से कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। अब जैसे ही उसकी बात को विवेक और उसकी माँ सुनते हैं तो विवेक की माँ कहती है कि तुम माँ बेटे से हम माँ बेटे मिलने आ गए, क्यों हमने कोई गलत किया है। तब इस बात को सुनकर जो सुनीता है वह एकदम से चुप हो जाती है और खड़ी रहती है। इसके बाद विवेक उस घर के अंदर घुसता है और वह देखता है कि उसके कमरे के अंदर बेड के ऊपर एक नौजवान लड़का लेटा हुआ है और उनका जो बच्चा है वह दूसरे बेड पर ऐसे ही पड़ा हुआ है। अब इन सभी चीजों को देखने के बाद विवेक को बड़ा गुस्सा आता है। वह एकदम से एक जोरदार चांटा अपनी पत्नी को जड़ देता है और जैसे ही सुनीता को चांटा लगता है तो वह व्यक्ति खड़ा हो जाता है और कहता है कि कौन है ये बदतमीज जो यहाँ पर आकर तुम्हें चांटा मार रहा है। इसके बाद सुनीता एकदम से उस व्यक्ति से कहती है कि यही तो है मेरा निकम्मा और गंवार पति। अब इस बात को जैसे ही विवेक सुनता है उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। गुस्से के मारे उसका शरीर कंपन करने लगता है, लेकिन उसकी माँ ने उसे समझा रखा था कि बेटा इस तरह से नहीं किया करते। ये पहला चांटा तो उसने ऐसे ही मार दिया था क्योंकि वह भावनाओं में बह गया था। अब उसके बाद वह जाता है और अपने बेटे को गोद में उठाता है और कहता है, अच्छा इसीलिए तुम यहाँ रह रही थी। दरअसल दोस्तों, जो और व्यक्ति था जिस अंकल के बारे में उनका लड़का बात कर रहा था वो और कोई नहीं सुनीता का सीनियर था, जो ट्रेनिंग के समय से ही सुनीता के साथ
अवैध प्रेम प्रसंग में था। अब इसके बाद सारा भेद खुल ही गया। सुनीता भी कहती है, चलो ठीक है, ये अच्छा हुआ जो तुम लोगों ने आकर देख लिया। वह कहती है, तुम जैसे गंवारों के साथ मुझे रिश्ता ही नहीं रखना और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। इसके बाद विवेक अपने बच्चे को लेकर वहां से जाने लगता है। उसकी माँ भी उसके पीछे मुड़कर जाने लगती है। तभी सुनीता एकदम से विवेक को रोककर कहती है कि जाते जाते एक काम कर जाओ, मैंने डिवोर्स के पेपर पहले ही तैयार करके रखे हैं और इस पेपर पर साइन कर दो। उसके बाद विवेक उन पेपरों पर साइन कर देता है और वहां से अपने बच्चे को लेकर घर की तरफ चल देता है। वह घर जाकर एक कमरे में बैठे हुए होते हैं। उन्होंने सुनीता को डिवोर्स दे दिया था। डिवोर्स भी उनका लगभग कंप्लीट हो गया था क्योंकि सुनीता ने पहले से ही डिवोर्स के पेपर बनवा रखे थे। अब कुछ दिनों तक उनका केस चलेगा। केस चलने के बाद उन दोनों का डिवोर्स हो जाएगा। अब मदन घर के अंदर बैठा था और उधर उसकी माँ भी बैठी हुई थी। अब उसकी माँ यह सोच रही थी कि किस तरह से बेटे की गृहस्थी चलाया जाए और उसके बाद विवेक की माँ पुरानी संदूक को खोलने लगती है और सोचती है कि कुछ ऐसा मिल जाए जिससे मेरे बेटे की कुछ मदद हो जाए और वह ढूंढने लगती है। संदूक के नीचे उसे एक पेपर मिलता है, एक जमीन का। उसके बाद उस पेपर को विवेक को दिखाते हुए कहती है कि बेटा देखो यह क्या चीज है। इसके बाद उसका बेटा उसको पढ़ता है और उस जगह के बारे में उसे पता चलता है तो वह जमीन कई करोड़ रुपए की थी। जैसे ही उस जमीन के बारे में उन्हें पता चलता है और वो लोग उस जमीन को बेचते हैं, उससे उनको करोड़ों रुपए मिल जाते हैं। अब करोड़ों रुपए उनके पास आ गए थे। वो एक अच्छा सा घर बनाते हैं और जो विवेक था वह पढ़ने में बहुत ही होशियार था, लेकिन अपनी पत्नी की पढ़ाई के लिए उसने अपनी पढ़ाई को दांव पर लगा दिया था। पत्नी की पढ़ाई करवाने के लिए उसने अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया था और वह ऑटो चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण किया करता है और अपनी पत्नी को ही पढ़ाया लिखाया करता है। और अब वो फैसला करता है कि मैं भी अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई करूंगा और मैं दोबारा से और एक अच्छे मुकाम को हासिल करूंगा। इसके बाद विवेक अपनी पढ़ाई दोबारा से चालू कर लेता है। इधर उसकी जो माँ थी वह घर के अंदर अचार बनाने का बिजनेस चालू कर लेती है और जो उसके बेटे की मेड थी जिसको उसकी पत्नी ने रख रखा था, उस मेड को वह बुला लेते हैं और अपने बिजनेस को अच्छी तरह से चलाने लगते हैं। धीरे धीरे वह लोग मेहनत करते हैं, उनका बिजनेस अच्छी तरह से चलने लगता है। पैसे भी उनके पास अच्छे खासे हो चुके थे, उनका बिजनेस भी अच्छा खासा चलने लगता है। तो अब विवेक को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, उसे कमाने के लिए भी अब कोई दिक्कत नहीं थी। वह अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई पर फोकस करता है। फोकस करने के बाद लगभग 2 साल के बाद उसका सिलेक्शन एसपी के पद पर हो जाता है। जैसे ही उसका सिलेक्शन एसपी के पद पर हो जाता है तो खबरों पर उसका ही नाम चलता है। कोई कहता है ऑटो वाला एसपी बन गया, उसने मेहनत की। कोई उसकी माँ से आकर पूछा करता कि बहुत सारे लोग इंटरव्यू लेने के लिए उसके घर पर आया करते और उसका अच्छी तरह से इंटरव्यू लिया करते थे। एसपी बनने के बाद उसी एरिया में अपनी पोस्टिंग करवा लेता है जहां पर उसकी पत्नी की पोस्टिंग थी और वहीं पर रहकर अपनी ड्यूटी को करने लगता है। इधर जो उसकी पत्नी थी वह अपने सीनियर अधिकारी से अवैध प्रेम प्रसंग में थी और सीनियर अधिकारी ने उसका एक वीडियो बना लिया था रिश्वत लेते हुए। अब उसको बहुत ही ज्यादा वो टॉर्चर किया करता, बहुत ज्यादा परेशान किया करता। और अब उसको याद आती है अपने पति की, जो कभी ऑटो चलाकर उसकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा निकाला करता। लेकिन अब वह करे तो क्या करे, क्योंकि उसने अपने पति को पहले से ही तलाक दे दिया था। धीरे धीरे समय बीतता है और समय बीतने के साथ साथ जो सुनीता थी उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। जिस व्यक्ति की चंगुल में वो फंसी हुई थी उसने शादी पहले से ही कर रखी थी। उसके 2 बच्चे थे और यह बात जैसे ही सुनीता को पता चलती है तो वह कुछ कह पाती इससे पहले वह उसे धमकी दे देता कि मैंने तुम्हारा
वीडियो बना के रखा है। अगर तुमने किसी से कहा तो तुम्हारी पोस्ट भी जाएगी और साथ ही साथ तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगी। अब इस डर के कारण सुनीता किसी से कुछ नहीं कहती। वह खाना पीना छोड़ देती है, अच्छे कपड़े पहनना छोड़ देती है और उस व्यक्ति ने उसे फोन रखने से भी मना किया था। जिस थाने में सुनीता नियुक्त थी उस थाने में एसपी साहब के स्वागत के लिए पार्टी रखी जानी थी और उसमें सुनीता से भी कहा जाता है कि उसकी राय मांगी जाती है। तो सुनीता हामी भर लेती है और कहती है ठीक है, आप ऐसा करो, पार्टी दे देना। इसके बाद दूसरे दिन पार्टी का आयोजन किया जाता है और पार्टी में एक स्टेज बनाया गया था। उस स्टेज पर 2 शब्द कहने के लिए सुनीता को बुलाया जाता है, लेकिन सुनीता मायूस जैसी उस स्टेज पर चढ़ती है। एकदम से उसे चक्कर आ जाता है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। इसके बाद सुनीता को लेकर हॉस्पिटल जाया जाता है। अब विवेक देखता है कि यह वही सुनीता है जो कुछ दिन पहले इतने घमंड में रहा करती थी। आज उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी क्योंकि वह सूख कर तिनका हो गई थी और ना ही वह अच्छी तरह से खाया करती। दिन रात बस उसी वीडियो की चिंता उसे सताया करती क्योंकि वह पैसों के चक्कर में इधर उधर से रिश्वत लिया करती थी। उसी के साथी ने उसका वीडियो बना लिया था और बार बार उसे वायरल करने की धमकी देता था। अब वो जैसे चाहे वैसे उसको रखा करता और इसी तरह से उसके दिन बीत रहे थे। अब वो हॉस्पिटल में जाती है। डॉक्टर साहब कहते हैं कमजोरी के कारण इसकी ये हालत हुई है। अब जब विवेक इस बात को सुनता है तो वह बहुत हैरान होता है कि एक डीएसपी को ऐसी क्या कमजोरी हो गई। उसके पास इतने पैसे भी नहीं बचते कि वह अच्छी तरह से अपने खाने पीने का ध्यान रखे। अब इसके बाद एसपी साहब अपने कार्य को करने में लग जाते हैं और धीरे धीरे जो सुनीता है वह बार बार सोचा करती कि मैं कभी न कभी विवेक से मिलूंगी और पूरी बातों के बारे में उनसे बताऊंगी। इस तरह से कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन सुनीता मार्केट में जा रही थी, तभी उसकी सास वहां मिल जाती है। वह एकदम से उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और कहती है माँ जी आप कैसी हो। तभी उसकी सास कहती है सुनो बेटी तुम कौन हो, इस तरह से मुझे माँ जी क्यों कह रही हो। तब उसके बाद वह कहती है माँ जी मैं सुनीता हूँ, आपने मुझे पहचाना नहीं। उसकी सास ने अभी चश्मा नहीं पहना था, बिना चश्मा के उसे अच्छी तरह से दिखाई नहीं देता था और सुनीता की शक्ल अब बिल्कुल बदल चुकी थी। कम खाने की वजह से, उसकी बुरी हालत की वजह से। तो उसकी सास कहती है मैंने तुम्हें नहीं पहचाना, पहचान कर भी मुझे क्या फायदा जो तूने मेरे बेटे को इस तरह से ठुकरा दिया। क्योंकि अब उसकी सास का बिजनेस भी अच्छी तरह से चल रहा था। वह मार्केट में अपने बिजनेस से रिलेटेड सामान लेने आई थी। वो उसको नहीं पहचानती और ठुकराते हुए वो उसे भगा देती है। तभी सुनीता अपने सास के पैरों में गिर जाती है और कहती है माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। विवेक से कह दीजिए मुझे दोबारा से अपना ले, मुझे माफ कर दीजिए। उसके बाद उसकी सास कहती है बेटी तूने जो किया है उसका फल तुझे भुगतना ही पड़ेगा। ऐसा कहकर वह उससे दूर हटाते हुए वहां से अपने काम के लिए चल देती है। धीरे धीरे कुछ दिन और बीतते हैं। अब जो सुनीता है वह सभी चीजों से बहुत दूर हो चुकी थी। वह एक दिन उस व्यक्ति के पास जाती है जिसके चंगुल में वह फंसी हुई थी। उससे कहती है चाहे तू इस वीडियो को वायरल कर दे या फिर मेरी जान ले ले, मैं अब तुम्हारे पास नहीं रहूंगी। ऐसा कहकर वो वहां से भागकर विवेक के घर जाती है और विवेक के घर का दरवाजा खटखटाती है। विवेक जैसे ही दरवाजा खोलता है देखता है कि उसके सामने सुनीता खड़ी है जो बहुत ही बुरी कंडीशन में है। वह कहता है जी हाँ, कौन आपको किससे मिलना है। तब वह कहती है विवेक मैं सुनीता हूँ, तुम्हारी पत्नी हूँ, मेरा बच्चा तुम्हारे पास है।
तब विवेक कहता है, मैंने इस बच्चे के लिए ही तुम्हें पहले से ही तलाक दे चुका हूँ और इस बच्चे को हमारे साथ रहना है। मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कौन हो? अगर आज के बाद तू यहाँ आई तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर विवेक दरवाजा बंद कर लेता है। उससे आंसुओं की झड़ी बह रही थी और वो बहुत ज्यादा चीख चीख कर रो रही थी। अब इस बात को विवेक की माँ अंदर से सुन रही, लेकिन वह कुछ भी रिएक्शन नहीं कर रही थी, क्योंकि सुनीता ने विवेक के साथ बहुत गलत किया था और उस बात के बारे में विवेक की माँ को सब पता था। अब इसके बाद वह वहाँ से जा ही रही थी, तभी एकदम से उसे पता चल जाता है कि जो वीडियो उस व्यक्ति ने उसका रिकॉर्ड किया था उसने उसको वायरल कर दिया है और उसको वायरल करने की वजह से उसकी ड्यूटी भी छूट गई है। अब इन सभी चीजों को देखते हुए सुनीता बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और वह अपने भाई के पास फोन करती है, लेकिन उसका भाई भी उससे नफरत करने लगता है, क्योंकि सुनीता ने जब दूसरे पुरुष के साथ अवैध संबंध बनाया था तभी उसके माता पिता ये सहन नहीं कर पाए और दुनिया को छोड़कर अलविदा कह दिया और इन सभी का जिम्मेदार वो अपनी बहन सुनीता को ही मानता था। और बहुत दिन पहले उसने अपनी बहन से ये कह दिया था कि मुझे तुमसे अब कोई ताल्लुक नहीं रखना, आज से तुम मेरे लिए मर चुकी हो और मैं तुम्हारे लिए मर चुका हूँ। इसी वजह से वह भी उसका साथ नहीं देता। इधर जो व्यक्ति था उसके प्रेम प्रसंग में वो फंसी हुई थी, वह उसके घर से सारा पैसा सारा जेवर लेकर भाग गया था और उसका वीडियो भी वायरल कर दिया था। अब वीडियो वायरल हो गई थी, इसकी नौकरी भी छूट चुकी थी। अब सुनीता पागलों की तरह इधर उधर घूमने लगती है। कुछ दिनों के बाद उसका स्वास्थ्य खराब होने के कारण उसकी मौत हो जाती है। तो दोस्तों, यह थी कहानी जहां पर एक लड़के ने एक लड़की को ऑटो चलाकर पढ़ाया लिखाया और सोचा कि एक अच्छी नौकरी प्राप्त करने के बाद सहारा देगी, लेकिन उसने उसे उल्टा बर्बाद करने की कोशिश की। आप क्या कहना चाहते हैं सुनीता के बारे में, विवेक के बारे में? आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।